ओके, फिजिक्स का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था, उस वजह से मैं जो हम एक डेरिवेशन कर रहे थे एक रॉड की वजह से, उससे किनारे वाली जो एक्सिस है उस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने शुरू किया था कि भाई जैसे कोई पॉइंट मास हो तो उस वजह से, तो उसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो निकालना बहुत आसान हो गया, एम आर स्क्वायर। कोई बहुत सारे पॉइंट मासेस हो तो उनके लिए एम आर स्क्वायर ऐसे ऐड करते जाओ। फिर हमने एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला डेवलप किया कि अगर मान लो कोई कंटिन्यूअस मास है, जैसे रॉड हो गई, स्फेयर हो गया, रिंग हो गई, है ना, डिस्क हो गया, तो इस तरह के जो मासेज है जो बहुत कंटिन्यूअस होते हैं, कोई काफ़ी बड़े होते हैं, तो ऐसे मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए, तो उसके बारे में अपन ने पढ़ना शुरू किया। तो इसके लिए हमें एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, डी एम एक्स स्क्वायर, है ना। डी एम एक्स स्क्वायर, कोई जनरल एक्स डिस्टेंस पे कोई मान लो डी एम मास मौजूद है, या फिर कोई जनरल आर डिस्टेंस पे एम मास मौजूद है, तो डी एम आर स्क्वायर के फॉर्मूले से कोई भी कंटिन्यूस बॉडी का हम मास, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी कंटिन्यूस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये जो फॉर्मूला आया था उसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज करना हम सीख रहे थे, और इसमें जो सबसे पहला डेरिवेशन हमने शुरू किया था वो किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ए रॉड। कोई रॉड की वजह से, किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए रॉड, ठीक है, उसके लिए देख रहे थे। तो कल जो मैंने केस लिया था, पहला केस ले रहे थे कि उसके जो किनारे वाली एक्सिस है उसके सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू कॉर्नर एक्सिस। अगर मान लो कोई कॉर्नर पे एक्सिस मौजूद है तो उस एक्सिस के सापेक्ष, उस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, हम उसके बारे में पढ़ना हमने शुरू किया था। तो मैंने एक रॉड लिया, एक ये कोई रॉड हो गया, इस रॉड पे किनारे वाली एक्सिस के रिलेटिव में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये मान लो किनारे वाली एक्सिस हो गई, ठीक है, ये हो गया किनारे वाला एक्सिस। इस एक्सिस के रिलेटिव में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कैलकुलेशन करना शुरू किया था। तो अप्रोच क्या होता है कि यहाँ से कोई छोटा सा टुकड़ा लेंगे, यहाँ से कोई एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा डीएम मास का टुकड़ा लिया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा एक डीएम मास का टुकड़ा लिया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, ये एक्स डिस्टेंस पे डीएम मास का टुकड़ा लिया, और इस टुकड़े की जो थिकनेस है वो ले ली हमने कोई dx। इस टुकड़े की थिकनेस क्या ली थी हमने, dx ले ली, इस तरह से, ठीक है। तो इस टुकड़े की वजह से, इस छोटे से इस पॉइंट मास की वजह से, क्योंकि ये रॉड पे है तो रॉड पे तो ये पॉइंट मास ही हुआ, है ना, क्योंकि रॉड का बहुत ही छोटा सा डीएम इनफाइनाइट स्मॉल लिया है, तो इस छोटे से डीएम मास की वजह से जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा डी आई, वो कितना हो जाएगा, डीएम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं डीएम एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इस एक्सिस के रिलेटिव में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, डीएम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल अगर निकालना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये कल बता दिया था, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा क्विकली, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा लास्ट में इसमें कुछ डाउट आ गए होंगे, तो मैं इसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या हो गया, डीएम एक्स स्क्वायर हो गया। इस रॉड का टोटल मास m लिया हमने, और इस रॉड की जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, वो हमने ली कैपिटल L। हमने क्या माना कि रॉड का जो टोटल मास है वो तो m है, और रॉड का जो लेंथ है वो है कैपिटल L। तो dm जो है, ये तो है dm, ये है एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों ही अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। तो हमें दोनों को केवल एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, dm को dx के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो ये छोटा सा जो टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े का मास है dm, और इस छोटे से टुकड़े के मास की मैं लेंथ dx से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा dm अपॉन dx, और ये इक्वल होगा अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है।
फॉर यूनिफॉर्म रॉड मान लीजिए कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रॉड अगर यूनिफॉर्म है तो उस केस में डीएम अपॉन डीएक्स होगा वो टोटल जो मास है रॉड का, उसमें अगर टोटल लेंथ का डिवाइड कर, देखो यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा आपको डाउट आ रहा था कि जो टोटल मास है रॉड का उसमें अगर टोटल लेंथ का डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है मास ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, मास ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड। ये रॉड का एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, छड़ के एकांक लंबाई का द्रव्यमान, लंबाई का द्रव्यमान है ये, ठीक है। छड़ के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो अगर मैं टोटल मास लूं उसमें टोटल लेंथ का डिवाइड कर दूं या छोटा सा मास लूं और उस छोटी सी लेंथ का डिवाइड कर दूं तो ये रेशो क्या आएगा, सेम आएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर कोई 10 किलो की रॉड है, 10 किलो की रॉड जो है उसका लेंथ 5 मीटर है, तो 10/5 किया यानी कि 2 किलो पर मीटर हो गया। अब उस रॉड में से मैं अगर 1 मीटर हटा दूंगा तो उस 1 मीटर की मास कितना हो जाएगा, 2 किलो पर मीटर है तो 2 किलो आ जाएगा। अगर 2 मीटर हटा दोगे तो 4 किलो, 4 किलो की हो जाएगी। लेकिन जो पर यूनिट लेंथ का जो मास है वो उस रॉड के लिए हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो डीएम अपॉन डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन एल हो जाएगा। यहां से डीएम की जो वैल्यू आती है, डीएम को मैं ऐसे लिख सकता हूं कैपिटल एम अपॉन एल इंटू डीएक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। इस छोटे से डीएम को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, डीएम डीएक्स के फॉर्म में आ गया। तो कभी भी जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमारे सामने यही प्रैक्टिस हमें करनी होगी। हमें डीएम जो है, ये जो डीएम वेरिएबल है, इसको डीएक्स वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, डीएम की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम अपॉन एल इंटू डी एक्स, और इंटू हो गया ये एक्स स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट होता है, जैसे टोटल मास और लेंथ ये रॉड के कांस्टेंट हो गए, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के अंदर रखने का कोई सेंस नहीं है। तो मैं इस इंटीग्रेशन के इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू, मैं एम अपॉन एल को बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर यहां ले लेता हूं, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो x बराबर यहां पे तो है 0, और जब यहां तक पहुंचेंगे, यहां तक, क्योंकि यहां तक पूरा हमें क्या करना है, छोटे 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 डीएम मास का इंटीग्रेशन करना है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एल हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एल हो जाएगा। तो ये 0 से x इज इक्वल टू एल के लिमिट के लिए हमें ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू एल तक जाना पड़ेगा। हमारा जो छोटा छोटा मास है, यहाँ पे भी छोटा मास, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस तरह से छोटे छोटे मास के जो टुकड़े हैं इनको हमने इंटीग्रेट किया है कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू एल तक। तो उन छोटे छोटे मास के टुकड़ों को इंटीग्रेट करते हुए हमें क्या मिल जाएगा, हमने तो पहले छोटे से मास का एक छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, और उसको जब इंटीग्रेट किया तो हमें पूरे रॉड का क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब देखो इसको आगे और अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास एक परफेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, जो फॉर्मूला हमें याद करना है। जैसे I इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन एल, तो इधर आ गया। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है x की पावर n का, जैसा कि हमें पता है x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। तो हमें पता है कि ये इंटीग्रेशन ऐसा होता है x की पावर n dx का, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये हो जाएगा m अपॉन एल, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, और यहाँ पे लिमिट रखा x बराबर 0 से x इज इक्वल टू एल। तो l यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन एल इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 है, तो ये हो जाएगा एल क्यूब अपॉन 3, ठीक है। इस l से एक l कैंसिल कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि I इज इक्वल टू आ जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 3। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर किसी रॉड के किनारे से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें
तो कितना आता है, ml²/3 आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी में देखो, ये तो कौन सा केस था विद रेस्पेक्ट टू, ये केस था विद रेस्पेक्ट टू कॉर्नर एक्सिस, कॉर्नर की एक्सिस से था। अगर मान लो हमें रॉड के बीचों बीच में से गुजरने वाली एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तब क्या होगा, तो उसके लिए देखो सेकंड केस लेता हूं। सेकंड केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस पासिंग फ्रॉम मिडल ऑफ रॉड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर rod with respect to axis passing from middle, बीचों बीच में से अगर रॉड के कोई एक्सिस पास हो रही है तो उस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड ले ली और इसके इसके बीचों बीच में से मान लो कोई एक्सिस पास हो रही है, ये एक्सिस ले लेता हूँ, बीचों बीच में से पास हो रही है। जैसे यहाँ से लिया तो ये एक्सिस क्या हो रही है, इसके बीचों बीच में से पास हो रही है। तो इस एक्सिस के रिलेटिव में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, और पैरामीटर्स जो दे रखे हैं वो वही सेम पहले जैसे ही। जो रॉड की टोटल लेंथ है ये तो L है, और रॉड का जो मास है वो है कैपिटल M। ये रॉड की टोटल लेंथ L है और रॉड का मास कितना है, M है। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मेथड देखो वही सेम है, दोबारा मैं रिपीट करूंगा, वैसा ही सेम उसी मेथड से ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहां से कोई x डिस्टेंस पे छोटा सा हम dx टुकड़ा लेंगे। यहां से क्या लिया हमने, कोई x डिस्टेंस पे छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया x डिस्टेंस पे। ठीक है, यहां पे x डिस्टेंस पे छोटा सा टुकड़ा ले लिया। येलो कलर का ले लेता हूं। ये हमने लिया x डिस्टेंस पे छोटा सा dx मोटाई का टुकड़ा लिया, जिसका मास क्या हो गया, dm हो गया। ठीक है, ये dx थिकनेस का टुकड़ा है छोटा सा, यहां से यहां तक dx थिकनेस है। ओके, ले लिया। अब देखो इस छोटे से टुकड़े का, ये जो छोटा सा टुकड़ा है इनफाइनाइटली स्मॉल, इस छोटे से टुकड़े का जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई, ये कितना हो जाएगा, वही dm इंटू x² हो जाएगा, जैसे कि हमने पिछले डेरिवेशन में किया। अब टोटल अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऐसे ही मास डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जो टोटल होगा उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dm x² हो जाएगा। ठीक है, अब dm का और m का और l का रिलेशन वही सेम बात, dm अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल M अपॉन l हो जाएगा। पर यूनिट लेंथ का मास फिक्स रहता है, तो वही सेम रिलेशन आया, dm इज इक्वल टू इस बार क्या आ जाएगा वापस m अपॉन l इंटू डी हम लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले लिखा था। तो वो सेम लिख देते हैं, देखो यहाँ पे सेम वापस वही वैसा का वैसा ही स्टेप यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की जो वैल्यू आ जाएगी, I इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन dm की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M अपॉन L इंटू डी एक्स इंटू यहाँ पे है ये x²। तो इंटीग्रेशन हमारा बनेगा I इज इक्वल टू M अपॉन L को बाहर रख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा x² dx। ये इंटीग्रेशन आ गया। सर यहां तक तो वैसा का वैसा सेम ही है, बिल्कुल सेम है बच्चा, यहां तक वैसा का वैसा ही है जैसा हमने किया, जैसे यहां तक तो सेम ही था। अंतर कहाँ आएगा, देखो लिमिट्स में यहाँ पे चेंज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पिछले वाले केस में लिमिट्स हमने कहाँ से कहाँ तक रखी थी, x बराबर 0 से x बराबर l तक रखी थी। अब यहाँ पर देखो लिमिट्स क्या आ जाएगी, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ से हम शुरू कर रहे होंगे और यहाँ तक जाएंगे, है ना। अब देखो ये यहां से यहां तक का लिमिट रखना है, तो इस लिमिट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से लिखेंगे। अगर मैं इस लेंथ की बात करूं तो ये l/2 है, और इस लेंथ की बात करूं तो ये भी कितनी है, l/2 ही है। ठीक है, ये दोनों लेंथ कितनी कितनी है, l/2 है।
बताओ। ये दोनों लेंथ L/2 है, तो ये लेंथ L/2 है और ये भी लेंथ L/2 है। तो अगर मैं इस पोजीशन को x बराबर 0 लूं, क्योंकि x बराबर 0 है ये वाली पोजीशन, तो हमें इंटीग्रेशन 0 से L/2 तक तो नहीं करना। अगर ये 0 है तो ये पीछे जा रहा हूं, तो ये पीछे जाने के लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में L/2 हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस में L/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है माइनस में L/2 से प्लस में L/2 तक चेंज हो रही है। समझ में आई बात। x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है माइनस में L/2 से प्लस में L/2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस L/2 से x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस L/2 तक। तो इस तरह से x की वैल्यू चेंज हो रही है माइनस में L/2 से प्लस L/2। तो देखो इंटीग्रेशन करते हैं तो i इज इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन l, तो बाहर रह गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वही x³ अपॉन 3 हो जाएगा, और यहां पे लिमिट क्या रख देंगे, x की वैल्यू माइनस L/2 से x की वैल्यू कहां से कहां तक, प्लस L/2 तक चली जाएगी। तो देखो लिमिट रखा, तो लिमिट रखेंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इज इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन l। x की लिमिट रखी तो पहले तो हो जाएगा, अपर लिमिट रखा तो ये हो जाएगा L/2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा L/2 का होल क्यूब माइनस ऑफ माइनस L/2 का होल क्यूब। तो ये लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट पहले रखी, बाद में रखी लोअर लिमिट। हाँ जी, यस, ml²/12 आ जाएगा। तो पहले अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखी। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने के बाद में हमारा फाइनल आंसर देखो कितना आता है, देखते हैं। देखो, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा, m अपॉन l, तो यहाँ पे ही रहा, और अंदर आ जाएगा देखो L/2 का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा L³ अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो L³ अपॉन 8 हो जाएगा। अब माइनस है, ये भी देखो क्योंकि माइनस का क्यूब है तो माइनस, माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस का क्यूब जो है वो माइनस ही रहेगा। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे, और ये L/2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा L³ अपॉन 8 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो यहां से ये एक्सप्रेशन जब बनेगा तो i की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन l, और यहाँ पे हो जाएगा L³/8, और L³/8 यानी कि 2L³/8 ट्वाइस ऑफ L³/8, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये x³ अपॉन 3 है ना, ये 3 बाहर मौजूद है, तो इसको 3 को ध्यान में रखना, थोड़ा मिस हो गया था। इस 3 को यहाँ पे ध्यान में रखें, ये 3 यहाँ पे मौजूद है, इस 3 को मैं बाहर निकाल के यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो ये 3 बाहर मौजूद है, तो ये हो गया 2L³ अपॉन 8, तो 2 से 8 हटेगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m अपॉन 3l इंटू, ये हो जाएगा L³ अपॉन 4, ठीक है। तो L³ अपॉन 4 हो जाएगा, एक L से एक L से कैंसिल हो जाएगा, तो ये L² हो जाएगा, और 3 और 4 कितने हो गए, 4×3=12। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी ml² अपॉन 12। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। रॉड कोई है, उसके बीचों बीच में से गुजरने वाली एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ml²/12। बताओ, आई बात समझ में, ठीक है। ये 3 मिस हो गया था, तो ये ध्यान में रखें। तो ये आ जाएगा किसी रॉड के लिए उसके बीचों बीच में से पास होने वाले पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आ जाएगा ml²/12, ठीक है। तो किनारे से ml²/3, बीचों बीच जो रॉड है, बीचों बीच में से गुजरने वाली एक्सिस के लिए ml²/12 आ जाएगा। अब देखो ऐसे ही सिमिलर वे में एक, अगर मान लो रेक्टेंगल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई रेक्टेंगुलर
प्लेट ले ली जाए तो उस प्लेट से गुजरने वाली जो एक्सिस होगी उसके रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो देखते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट। मान लो कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, आयताकार प्लेट है, आयताकार प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो कोई आयताकार प्लेट है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मैं कोई आयताकार प्लेट ले लेता हूं। मान लो ये कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है ऐसे, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में हमें, इस रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के रिलेटिव में। यहां से जो बीचों बीच में से गुजर रही एक्सिस, इस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए। हमें इस रेक्टेंगुलर प्लेट में जो विड्थ और हाइट है वो दे रखी है, मान लो जो विड्थ है वो तो है b, यहां से यहां तक की लेंथ तो b दे रखी है, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो दे रखा है l, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, ये तो है b और ये दे रखा है कोई l, है ना। इसका जो लेंथ है इस आयताकार प्लेट का या रेक्टेंगुलर प्लेट का, लेंथ तो l है और विड्थ कितनी है, b है। अब इस केस में देखो, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वही सेम बात, एक छोटा सा टुकड़ा लो, छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर बड़ा टुकड़ा पूरा उसका इंटीग्रेशन कर दो पूरे मास के लिए, है ना। तो इसमें देखो क्या करेंगे, मैं x डिस्टेंस पे एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ, यहां से मैंने x डिस्टेंस पे कोई छोटा सा dx थिकनेस का, एक छोटा सा dx थिकनेस का टुकड़ा लेंगे यहाँ पे x डिस्टेंस पे। तो x डिस्टेंस पे छोटा सा एक dx टुकड़ा लिया ऐसे, ये टुकड़ा लिया छोटा सा, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया dx। इस छोटे से टुकड़े का जो मास है वो ले लिया कोई हमने dm, ठीक है। इस पूरी प्लेट का जो मास है वो तो हो गया कोई मान लो कैपिटल M। इस पूरी प्लेट का मास दे रखा है मान लो कैपिटल M। तो अब देखो क्या होगा, ये जो छोटा सा टुकड़ा dm है ये कितनी दूर भी हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस पे हो गया, x डिस्टेंस पे हो गया ये छोटा सा टुकड़ा dm मास का। तो इस छोटे से टुकड़े का जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डीएम मास, ये छोटा सा जो डीएम मास है, इस डीएम मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डीएम एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डीएम एक्स स्क्वायर। होगा नहीं होगा। अब वही सेम प्रोसीजर है, अगर आई निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीएम एक्स स्क्वायर का। अब इस डीएम की वैल्यू पता लगानी है एक्स की टर्म्स में क्या होगी, तो देखो कैसे आएगा। अगर मैं टोटल मास देखूं तो टोटल मास अब कहाँ फैला हुआ है, एरिया में फैला हुआ है ना। तो एरिया में फैला हुआ है, तो एरिया के लिए अगर मैं पर यूनिट एरिया का मास देखूं, मास ऑफ पर यूनिट एरिया, देखो पहले वाला जो एरिया है वो लेंथ के अलोंग फैला हुआ था रॉड के केस में, इस केस में क्या है एरिया के अलोंग फैला हुआ है। तो मास ऑफ पर यूनिट एरिया की अगर वैल्यू बात करें तो वो कितना हो जाएगा, जो मास होगा, मास में अगर आप एरिया का डिवाइड कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास मास ऑफ पर यूनिट एरिया आ जाएगा। पहले वाला केस का था मास ऑफ पर यूनिट लेंथ, है ना, जिसमें हम मास में टोटल लेंथ का डिवाइड कर देते थे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये पूरा मास किस पे फैला हुआ था, लेंथ पे फैला हुआ था। लेकिन इस केस में जो पूरा मास है वो किस में फैला हुआ है, एरिया में फैला हुआ है, तो मास ऑफ पर यूनिट एरिया हो जाएगा। अब जो टोटल मास है हमारा कितना है, टोटल एम मास है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो एल इंटू बी, इतने एरिया में फैला हुआ है ना टोटल मास। आई बात समझ में। जो टोटल इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मास है m, वो लेंथ इंटू विड्थ एल बी,
उसमें एरिया का डिवाइड कर दिया तो इतने एरिया में वो फैला हुआ है, ये किसके बराबर हो जाएगा? जो छोटा सा मास है डीएम, उस डीएम मास का जो एरिया है, देखो डीएम मास का एरिया कितना हो जाएगा, ये जो छोटी सी प्लेट है, इस छोटी सी प्लेट की लेंथ कितनी है? डीएक्स है। इस छोटी सी प्लेट की लेंथ कितनी है? डीएक्स है। और इस छोटी सी प्लेट की विड्थ कितनी है? विड्थ तो इसकी बी है, तो डीएक्स इंटू बी नहीं हो जाएगा? सेम लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ बी हो गया, इसका लेंथ डीएक्स है। तो देखो b से तो b कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से dm का जो वैल्यू है वैसा का वैसा ही कुछ ऐसा ही आ गया। dm का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? dm इज इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन l इंटू डी एक्स। तो dm का वैल्यू वैसा का वैसे ही आ गया, m अपॉन l इंटू डी एक्स। अब इस dm की वैल्यू हम रख देते हैं हमारी इस इक्वेशन में, इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फंक्शन बनेगा I इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, dm की वैल्यू रखा m इंटू एल इंटू डी एक्स, और यहाँ पे खुद है एक्स स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू बन जाएगा m अपॉन एल को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो लिमिट, वही लिमिट रखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है जो ये लेंथ है ये तो हो गई हमारी l/2 और ये भी हो जाएगी l/2। ये लेंथ l/2 है और ये भी लेंथ क्या हो जाएगी? l/2 हो जाएगी। ये l/2 है और ये भी l/2 है। इसको अगर x बराबर 0 लें तो ये जो पोजीशन है ये हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस में l/2 और ये पोजीशन हो जाएगी x इज इक्वल टू प्लस में l/2। यानी कि लिमिट वैसा ही लगेगा सेम, x इज इक्वल टू माइनस में l/2 से x इज इक्वल टू प्लस में l/2 तक। तो क्या ये सेम वापस सेम रिपीट ही नहीं कर रहे क्या? सब कुछ वही वही तो है, यही तो चल रहा है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना वापस, अगर i की वैल्यू देखें, ये स्मॉल l है, जो i की वैल्यू आएगी हमारी इस केस में वो आ जाएगी i इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12 ही आ जाएगी, जैसा कि पहले आई थी। तो रेक्टेंगुलर प्लेट अगर है तो उसमें भी कैसा हिसाब किताब चलेगा? जैसा कि रॉड में चलता है, रॉड वाला हिसाब किताब चलता है। जैसे रॉड में आया था ml स्क्वायर अपॉन 12, वैसे ही रेक्टेंगुलर प्लेट में भी कितना आ गया? ml स्क्वायर अपॉन 12 आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि रॉड और अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तो उन दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहता है। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी विड्थ पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट, एक नोट लिख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड एंड रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट इज सेम। ये सेम होता है रेक्टेंगुलर प्लेट और रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट इट डू नॉट डिपेंड अपॉन विड्थ ऑफ प्लेट। फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डू नॉट डिपेंड अपॉन विड्थ ऑफ प्लेट। जो प्लेट की विड्थ थी बी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, केवल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना, ml स्क्वायर अपॉन 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पहला तो था रॉड के लिए, फिर दूसरा हमने लिया रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए। अब इसी तरह से और ऑब्जेक्ट्स लेंगे अलग अलग तरह के। तो तीसरा केस लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ए रिंग। एक कोई रिंग है, जैसे हमारा कड़ा होता है ना जो हाथ में हम पहनते हैं, चूड़ी होती है, कड़ा होता है, तो इस तरह से कोई रिंग अगर होती है ना, उस रिंग की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट केस लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए रिंग, एक रिंग के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी तो उसे देखते हैं। तो रिंग होती क्या है? पहली बात तो वही एक रिंग हो गई कुछ इस तरह से, सर्कुलर रिंग, ये रिंग हो गई ऐसे, है ना। ये मान लो रिंग है, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये कोई रिंग है और इसको अगर साइड से देखते हैं तो ऐसी दिखाई देगी रिंग, है ना।
तो साइड से दिखाई देगी ऐसे, और मान लो मैं इस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ जो इसके सेंटर से गुजरती है इस तरह से। तो इस एक्सिस के रिलेटिव में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये तो मैं टॉप से देख रहा हूँ, इस रिंग को टॉप से देखने पर ऐसी दिखाई देगी, और ये मैं साइड से देख रहा हूँ, साइड से देखने पर ये रिंग ऐसी दिखाई देगी। और मान लीजिए इस रिंग का जो रेडियस है वो r है, रिंग का रेडियस कितना दे दिया, r है, और रिंग का जो मास है वो है m। रिंग का रेडियस r है, मास क्या है, m है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो रिंग के लिए भी हम क्या करेंगे, मान लो मैं छोटा सा इस एक्सिस के रिलेटिव में मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये एक्सिस जो इसके सेंटर से पास होने वाली है, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया passing from axis passing from moment of inertia with respect to axis passing from axis passing from center of ring, सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर से जो पास होने वाली एक्सिस है उसके रिलेटिव में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो प्रोसीजर वही सेम ही रहेगा। मान लो यहाँ पे मैं छोटा सा एक डीएम मास का टुकड़ा ले लेता हूँ ऐसे, इसमें भी यही लगाना पड़ेगा। एक छोटा सा मान लो डीएम मास का टुकड़ा ले लिया, तो इस डीएम मास का यहाँ पे मान लो ऐसे ही ये छोटा सा एक डीएम मास का टुकड़ा ले लिया जो यहाँ से r डिस्टेंस पे ही होगा। तो इस डीएम मास की वजह से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिलेटिव में ये जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा डी, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएम इनटू उस डीएम मास की, उस छोटे से डीएम मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, तो ये है r, तो r स्क्वायर हो जाएगी। ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा डीएम r स्क्वायर आ जाएगा। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर करेंगे। मुकेश, चलो तुम्हें उस सवाल का जवाब देते हैं। ये अलग केस है मुकेश, ये इस एक्सिस के लिए है जो तुम बोल रहे हो ना, एम एल स्क्वायर बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो कौन सी एक्सिस के सापेक्ष आता है, ये अगर मान लो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्सिस लेता ना, यहाँ से जो ऊपर बाहर आ रही है और अंदर की तरफ जा रही है, तो उस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम एल स्क्वायर बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस एक्सिस के लिए आता है, ठीक है। अब देखो इस रिंग के लिए लेते हैं, तो आई बराबर क्या हो गया, डीएम आर स्क्वायर हो गया। अब डीएम आर स्क्वायर हो गया तो यानी कि इंटीग्रेशन करना है। अब क्या यहाँ पे जो आर है, ये जो रेडियस है डिस्क की, क्या डिस्क की रेडियस कांस्टेंट नहीं है, तो रेडियस कांस्टेंट है, यानी कि इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर को मैं बाहर रख सकता हूँ, बिकॉज आर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट्स का तो इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं होता। यहाँ पे r जो है क्योंकि रेडियस ऑफ रिंग है तो वो तो कांस्टेंट है, तो अंदर से उसको बाहर लिया है आर स्क्वायर को। अब इंटीग्रेशन डीएम करना है, तो इंटीग्रेशन डीएम की देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन डीएम। अब छोटा 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 डीएम जो है, डीएम 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 यहाँ तक डीएम, ये सारा डीएम जब जुड़ेगा तो क्या ये कैपिटल एम नहीं बन जाएगा। तो इस सारे डीएम को जोड़ के हम क्या कर देंगे, कैपिटल एम बना देंगे। तो रिंग की वजह से इसके सेंटर से गुजरने वाली, हाँ कैपिटल एम 2 पाई आर है क्या ना, कैपिटल एम 2 पाई आर का, जो 2 पाई आर जो सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है कैपिटल एम। यहाँ पे हमने क्या लिया है, इसको ध्यान में रखें, हमने यहाँ पे लिया है जो इंटीग्रेशन डीएम है, छोटा छोटा मास जब जुड़ेगा पूरे रिंग के अलोंग तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
टोटल जो मास है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी रिंग की वजह से उसके सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr² हो जाएगा। तो ये किसी रिंग की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। अच्छा, एक रॉड वाले केस में एक और रॉड का केस है, जैसे अभी एक बच्चे ने याद दिला दिया मेरे को। तो रॉड वाला केस जो है ना, रॉड में एक इंपॉर्टेंट केस ये भी होता है कि अगर मान लो कोई रॉड इस तरह से है, ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट कोई ऐसे है मान लो, ठीक है, ये कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कोई ये है, यहां से ऊपर से टॉप से आती है और सेंटर में से गुजरती हुई नीचे की ओर जाती है ना। रॉड के लिए एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूं मैं। अगर मान लो रॉड का लेंथ L है, वही विड्थ B है, ये लेंथ हो गया L और विड्थ हो गया रॉड का B। एक स्पेशल केस है रॉड के लिए, ये लेंथ तो L है और ये विड्थ है B, स्पेशल केस फॉर रॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस फॉर रॉड। तो लेंथ L है, विड्थ B है और इसका मास अगर M है, तो वो एक्सिस जो रॉड के, या रॉड नहीं है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, सॉरी ये हो गया रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए स्पेशल केस है फॉर प्लेट। मान लो एक ऐसी प्लेट है जिसकी विड्थ B है, लेंथ L है, तो उसका जो सेंटर होगा, प्लेट के सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये देखो, ये और ये अलग अलग है, ये तो हो गई जो प्लेट के अलोंग है और उसके सेंटर से पास हो रही है। ये है एक्सिस, एक्सिस इज अलोंग द प्लेट, एक्सिस इज अलोंग द प्लेट passing from center, passing from center of plate। तो ये प्लेट के सेंटर से पास हो रही है और प्लेट के अलोंग है। ये एक्सिस क्या है, ये एक्सिस है एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट, परपेंडिकुलर यानी कि प्लेट के लंबवत है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट, perpendicular to the plate and passing from center। प्लेट के सेंटर से पास हो रही है लेकिन प्लेट के परपेंडिकुलर है, पासिंग फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आती है ये आप याद रखें, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, अगर हमें बाद में टाइम मिल पाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको। तो इसका वैल्यू होता है m/12 L² प्लस B²। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, I = ml² प्लस B²/12। जैसे केवल लेंथ के अलॉन्ग लेना है तो ml²/12, केवल विड्थ के अलॉन्ग लेना है तो mb²/12, अगर दोनों के अलॉन्ग लेना है सेंटर वाली एक्सिस के रिलेटिव में तब हो जाता है ml²/12 L² प्लस B² हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला तो याद करना है, ये याद करना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका डेरिवेशन, तो काफी टाइम लग जाएगा। आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगा वैसे ही डेरिवेशन, लेकिन आपको याद रखना है ml²/12 ml² प्लस B²/12, m इंटू L² प्लस B²/12। ये एक्सिस ध्यान में रखना, ये कौन सी है, जो प्लेट होती है, जैसे ये प्लेट है तो इस प्लेट के बीचों बीच में से गुजरने वाली एक्सिस। चलो अभी वैसे टाइम हो गया।